मेरठ के मशहूर और मजबूत बल्ले बनते कैसे हैं। बैट पूरी तरीके से तैयार है, स्टिकर लग गए हैं। मेरठ के बल्ले यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ों में से एक हैं। तो हम मेरठ में हैं, चुनाव का वक्त है, साथ ही आईपीएल का भी वक्त है। तो हमने क्यों ना एक बार आपको दिखाएं कि मेरठ के मशहूर और मजबूत बल्ले बनते कैसे हैं। एकदम प्रोसेस दर प्रोसेस बताएंगे। हम एक फैक्ट्री में आए हुए हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रोसेस आते हैं, यहाँ देखते हैं। भाई साहब का नाम पहले बताइए अपना आप। मेरा नाम रवि प्रभाकर है। रवि प्रभाकर। रवि जी, ये पहले तो इस तरीके से लक्कड़ आता है जी। हाँ, ये कहाँ से आता है? ये इंग्लैंड से आता है। इंग्लैंड से आता है सीधा। ठीक है, शुरू करिए, कैसे करते हैं इसको। ये क्या मशीन हुई? ये प्लेनर है। इसको मैन्युअल साइज किया जाएगा, फिर ये दूसरी मशीन पे जाएगा, वहाँ पे इसकी चकोरा किया जाएगा। चलिए शुरू करिए। एक तरीके से जो लकड़ी खुरदरी है उसको प्लेन किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, उसको हमने अपने चौड़ाई के लिए अकॉर्डिंग इसको ठीक किया, मतलब इसको सही किया। ठीक है, अभी आगे जाएगी दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस हो गया। ये जो लकड़ी आती है थोड़ी उबड़ खाबड़ सी, उसको बराबर करना है, उस साइज में लाना जिस साइज में बल्ला बनता है जी। ठीक है, अगला प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस हो गया, बल्लों को इस तरीके से प्लेन करना है ना, साइज में लाना। इसको पानी लगाया है मॉइस्चर के लिए, ताकि इसमें सॉफ्टनेस आए। अब ये प्रेस होगी, उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा। अगला प्रोसेस क्या है? ये प्रेसिंग है। प्रेसिंग है जी हाँ। क्या होता है? इससे पिन आता है बैट के, जो पंच होता है, जिसे लंबे लंबे शॉट जाते हैं, वो यही लंबे छक्के जो आते हैं, छक्के जाते हैं, वो इसी मशीन से आते हैं। हम लोग को तो लगता है कि स्ट्रोक खोलना हुआ जो ठोकते हैं वो चीज़, वो इसके बिना स्ट्रोक नहीं खुल सकता। अच्छा, शुरुआती प्रोसेस ये है। शुरुआती करिए, देखिए। तो रवि जी, कितनी देर करना पड़ता है ये प्रेस? इसको 4 बार करना पड़ता है हमको। इसके जो तय हैं, जो इसका पिन है, वो बनाने के लिए कम से कम हमें 4 बार करना पड़ेगा अभी। उसके बाद में जब बैट मेकिंग होगा, उसके बाद में 3 बार करना पड़ता है। अच्छा, 7 बार टोटल। ये जो बीच में ग्रीन सा है, ये क्या है? ये इसकी ग्रेडिंग है, जो जिसके ये बागड़ है, जिस क्वालिटी की बागड़ है, ये वो ग्रेडिंग करती है। एक हरा निशान, इसका मतलब क्या हुआ? कितनी ग्रेडिंग हुई? ये ग्रेडिंग है इसकी, जिस ग्रेडिंग की क्लेफ्ट है। किस ग्रेड का हुआ ये? ये ग्रेड है Y3M। ये तो बड़ा टेक्निकल होगा, समझाइए आसान भाषा में। जैसे कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो उनकी क्वालिटी है इंग्लैंड से। सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी ग्रेड हुई? वो फर्स्ट ग्रेड होती है। ये कौन सी है? ये 3 नंबर में, 4th नंबर में सर। 4th ग्रेड है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, तो ये निशान से कैसे पता चलता है? ये आप लोग के अपने लिए टेक्निकल है? वो वहाँ से ही लग के आता है। अच्छा, वहाँ से लग के आता है। वहाँ से लग के आता है। ओके, वो भी दिखाएंगे हम आपको। ठीक। अब ये तो ये हो गया, प्रेस हो गया। प्रेस हो गया। इसके बाद में साइजिंग होगी। क्या होगा? साइजिंग होगी। हाँ, हैंडल किस साइड में लगेगा और टो किधर आएगी, मतलब ये तय करना पड़ता है। तय करना पड़ता है। जी हाँ, दिखाइए। उसके लिए तो 2 प्रोसेस हो गया, अब तीसरा प्रोसेस। तो ये प्रेस होगी इस तरीके से यहाँ पर। इसके बाद में प्रेस होने के बाद यहाँ आ जाती है। इसको हमने साइज किया है, मेजरमेंट किया है इसका, कि इधर इसमें हैंडल आएगा, इधर इसमें प्ले पार्ट आएगा। इसको हमने साइज कर लिया है। कितना साइज होता है आइडियल? हम रखते हैं 24 इंची। 22 इंच का ब्लेड होता है, 2 इंच का शोल्डर कट जाता है इसका। तो इस तरह से इसको पूरी तरीके से इसको बैट बनाने के लिए हमें ये रखना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो ये साइजिंग हो गई, इसके बाद साइजिंग हो गई। इसके बाद में इसकी वी कटेगी हैंडल के, जहाँ हैंडल करता है। ये हैंडल जैसे रखे हुए हैं। जी हाँ, ये कुछ सिंगापुरी गोंद लगा हुआ है। हाँ जी, ये फेविकोल से बनते हैं। ये सिंगापुर से किस तरीके से बनता है? ये कहाँ से आते हैं? सिंगापुर से आते हैं ये। अच्छा, ये सिंगापुर से आते हैं। इसको ही एक फेविकोल से एडिसिव से इसको बैंड किया जाता है। रबड़ लगी हुई है। जी हाँ। ये बनता यहीं पे है कि पूरा बन के वहाँ से आता है? नहीं, ये इसको हम खुद बनाते हैं। इसको हम खुद। लकड़ी वहाँ से आती है सिंगापुर? हाँ, सिंगापुर से कैन आती है। क्यों सिंगापुर से क्यों आती है?
हिंदुस्तान में नहीं है, और जो हिंदुस्तान की है वो हार्ड है और सिंगापुर की सॉफ्ट है। इसमें जो फ्लेक्सिबल होने के लिए जो पावर जनरेट होती है उसमें फिर झटका ना लगे हाथ को। अच्छा, तो इसकी उसी लिए हमें ये रबर डालनी पड़ती है इसमें। अगला प्रोसेस बताइए। इसके बाद में सर यहाँ पे आएंगे हम। अब जैसे वी कटेगी उसी के लिए वो हैंडल उस साइड में आएगा, टो इस साइड में आएगी। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये टो किस साइड, हैंडल किस साइड? ये हमने पीछे इसको लंबा किया हुआ है, इधर ये हैंडल लगेगा, इधर प्ले पार्ट आएगा। इसी फाउंड पे हमारा हैंडल शेप हो जाता है। ये वी है वो ए शेप में हो जाता है, उसमें हमारा ये हैंडल आ जाता है। ये आपने बताया कि ये लग गया जी। अब इसको ये गैप जिससे आ रहा है कैसे भरेगा? अब जो इसका प्रोसेस है वो हमारा जो क्राफ्टमैन है, कारीगर है, वो करेगा इसको। चलिए दिखाइए। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। तो रवि जी, जैसे हैंडल आपने दिखाया जी। कि शेप कट गया, वी शेप, जी जी। और अब क्या हो रहा है? अब इसको हैंडल फिट होगा इसमें, और हैंडल फिट होने के बाद 24 घंटे तक इसको उसी उसमें रखा जाएगा क्लैम्प करके, ताकि उसकी जो पेस्टिंग है। अच्छा। अभी आपने देखा होगा खेलते खेलते हैंडल निकल जाते हैं, तो उसके लिए जितना हम टाइम इसमें देंगे उतना ही अच्छा उसको पेस्ट हो पाएगा। अच्छा, तो जैसे जिस शेप में कटा है वी, अब उस शेप में हैंडल बराबर किया जा रहा है ताकि वो पूरा अंदर तक प्रेस हो जाए। जी जी जी, जो गैप दिख रहा था वो गैप न रहे। बिल्कुल। जैसे ये अब देख रहे हैं कि हम हैंडल उसके अंदर बराबर फिट हो गया है। पूरा अब इसको घिसा जाएगा बराबर से हैंडल के हिसाब से। अब ये सर, अभी इसमें फेविकोल लगेगा, इसमें फेविकोल लग के इसको 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। अच्छा, और कल कोई बल्ला रखा हुआ है? जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। अच्छा, ये जैसे रखा हुआ है, ये फिट हुआ हुआ है, ये फेविकोल लगा हुआ है, ये फिट हुआ हुआ है। अब इसके साथ में इसको हम जब सुबह आएंगे तो इसको हम शेप देंगे इसमें। अच्छा, किस शेप में बनना है, किस पार्टी का है, कौन सी क्वालिटी है, ये सारा का सारा हम उनको समझाएंगे और वो फिर हमें उसी तरह से काम करेंगे। अच्छा, चलिए बढ़िया, दिखाइए करके एक बार इसके बाद वाला प्रोसेस। तो हैंडल फिट हो गया है, फेविकोल लग गया है, अब इसको घिसा जाएगा ज़रूरत के अनुसार और डिमांड के अनुसार। तो हमने शुरुआती प्रोसेस देखे। फेविकोल लगने के बाद क्या होता है कि इस तरीके से घिसाई होती है, हैंडल के अकॉर्डिंग पहले बैट को ढाला गया, फेविकोल लगाया गया, अब उसके बाद घिसाई का काम हो रहा है ताकि हैंडल जो प्रेस हो गया इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग से पूरा बल्ला तैयार हो जाएगा। जी। अब ये साइज़ वगैरह मेजर करते हैं इसका? अभी साइज़ नहीं, अब इसको जिस जहाँ वजन आएगा इसका वहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद में फिर इसको वर्किंग की जाएगी उस तरह से जो हमारा सही तरीके से बल्ले की मोटाई, पंच कहाँ पे हमें रखना है, कितना वजन रखना, वो ये काम है। जो वजन वाला हम लोग अक्सर देखते हैं, हमने जैसे MS धोनी मूवी में देखा था कि धोनी अपने हिसाब से वजन तय करवा रहे थे बल्ले का। जी जी। वो कैसे बताया जाता है डिमांड के अनुसार कि आपको एक आइडियल वेट होता है बैट का? सबके अपने अपने डिफरेंट वेट हैं। अच्छा। अब माही है उसका 1320 ग्राम है, विराट कोहली का 1160 है। अच्छा। तो सबके अलग अलग वेट है और इस वेट से मतलब उनके बैलेंस भी, कोई ऊपर वजन लेता है, कोई नीचे वजन लेता है, सबके अलग अलग बैलेंस हैं इनके। तो इस प्रोसेस के बाद बल्ला तैयार कैसे कितना हो जाता है, कोई दिखाइए जो रेडी हो बल्ला। हाँ। अब ये बल्ला हाँ। बन के इस शेप में आया है। हाँ। अब इसकी सुबह को इसकी सफाई होगी, रेगमाल से सफाई होगी। अच्छा। फिर इसमें पंच देखा जाएगा, इसमें पंच में कमी है तो फिर इसको दोबारा से इसको प्रेस किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद ही प्रेस होता है फिर? जी हाँ, इसके बाद में प्रेस होता है। अच्छा, फिलहाल एक शेप मिल गया पूरा बल्ले को, अब इसका फिनिशिंग का काम होगा। पूरी की पूरी प्रोफाइल बन गई है। जो हमें प्रोफाइल हमने सुबह इनको बताया, उसी प्रोफाइल में इन्होंने हमें बैटमैन कर दिया। इसके बाद अब क्या होगा दिखाइए। अब इसके बाद में आएंगे, ऊपर जाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो अब हम आ गए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ बल्ले फिनिश हो रहे हैं। तो जैसे वो बल्ला आप लेके क्या होता है उसके बाद? अब इसके बाद में पहले हैंडल बनेगा, इसको हैंडल थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। हाँ जी, हैंडल बनेगा, इसकी शेप किया जाएगा, गोल किया जाएगा इसको। किसी को ओवल चाहिए, किसी को गोल चाहिए, राउंड चाहिए, तो ये हम इनको बताएंगे कि ये इस क्वालिटी में ये हैंडल जाएगा। तो ये फिर हमें उस तरह से बनाना है, हैंडल बनाएंगे। तो ये घिसाई का प्रोसेस है? जी, ये हैंडल को शेप दिया जा रहा है, ये गुलाई के लिए। गुलाई की? जी हाँ, मैनुअल में ये काम एक जल्दी हो जाता है और अच्छा हो जाता है इससे।
जल्दी भी है और अच्छाई भी है इस हैंडल में। अब इसके बाद में थोड़ा देर लगेगा उसको मैनुअल से, मतलब उसको ढंग से बता दिया जाएगा कि ये हैंडल ठीक है या नहीं है। हमारे पास एक मानक है, उसमें देखा जाएगा ये हैंडल सही है या नहीं है। अच्छा, वो भी दिखाइएगा हम करके कि मानक क्या है, कैसे तय होता है कि सही घिसा है सही नहीं घिसा है। तो ये दिखाया जाएगा, उसके बाद में इसकी तैयारी दिखाई जाएंगे, फिनिशिंग कैसे होगी इसकी पूरी को। चलिए ये हो गया, घिसाई हो गई। उसके बाद इसमें हैंडल का मानक तय होता है कि गोलाई कैसे की। जी हाँ, ये कई साइज हैं इसमें तो। हाँ जी, सब छोटे हैं, छोटे बैटों के हैं, बड़े हैं। ये सारे सारे ये अप्रूव्ड कौन हैं। सा बैट भाई, तो बड़ा मोटा है। ये ओवल के लिए है, जो हमें ओवल हैंडल चाहिए बार के लिए, ये ओवल हैंडल है। और ये ओवल जाएगा हमारा एक्स्ट्रा, ये आएगा हमारा इस तरह से, और ये आएगा इसके साथ में गुलाई के लिए। ये हमारी गुलाई चाहिए आफ्टर थ्रेडिंग। तो उस दोनों चीज़ों को मेंशन। थ्रेडिंग के बाद इसके ऊपर थ्रेडिंग होगी। जी हाँ, इसके बाद में थ्रेडिंग और थ्रेडिंग के बाद दिखाया। जैसे घिसाई के बाद एकदम बल्ला जो तैयार होता है वो दिखाई, ये है। जी, ये अभी सेमी फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड अभी वर्किंग हो रही है, सेमी फिनिश्ड। तो अंदर से जिसे घिस के लाए, अब हम हाथ से मैनुअल होगा वो। अब ये मैनुअल हो गया कि ये गोल हैंडल बनना है, तो इसको बता दिया गया कि गोल हैंडल होना, तो गोलाई भी उसी तरह से होगी जो हमारे ये बना के इसी तरह से। कितनी मोटाई की है, तो वहाँ हैंडल को शेप दे दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में इसकी तैयारी होगी रेगमालों से, सफाई होगी। अच्छा। हाँ, इसमें स्मूथनेस लाया जाएगा। अच्छा, ये जो बफिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, ये जो हमें इसके लिए? जो एक बफिंग होगी इसके लिए। प्रेसिंग? हाँ, नहीं, जो बफिंग मशीन यहाँ पे है, इसमें स्मूथनेस आएगी और चमक आएगी इसमें, जो उसके लिए। घिस के से आखिरी में रेगमाल से बराबर किया जाता है इसको, ताकि थोड़ा चिकनापन आ जाए। और इसी के साथ में इस चीज़ से ये भी पता लगेगा कि यदि कोई इसमें अल्ट्रेशन होनी है तो वो भी पता लग जाएगी कि मतलब इसमें भी कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है। चलिए दिखाइए अगला प्रोसेस। अच्छा, अब क्या होगा? इसके लिए बफिंग होगी यहाँ पे, घिसाई जो रेगमाल से घिसाई उसके बाद बफिंग। बफिंग होगी। बफिंग माने क्या, वो दिखाइए। ये आप बफिंग अभी आपको दिखा देता हूँ। चौक क्या लगाएंगे? ये वैक्स है, ये वैक्स है। इसका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना हमें मॉइस्चर चाहिए वो ब्लॉक कर देगा इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो मॉइस्चर मतलब ऐसे ही नहीं निकलेगा, गर्मी से बैठ रखें या सर्दियों में बैठ रखें तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, वो नहीं होगा इसके अंदर। तो इससे और चमक शाइन आ जाएगी। जी हाँ, उसके चमक आ जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ से जो बैट कभी रेडी होगा, इसके बाद में थ्रेडिंग होगी आगे। चलिए थ्रेडिंग देखते हैं, कितनी देर होता है ये? तो 3 टाइम होता है। अभी ये हल्का किया है ताकि, क्योंकि अभी वैसे नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 5-7 मिनट लगता है एक बैट के। अब थ्रेडिंग का काम होगा। नहीं, वही देख लेंगे, कोई बात नहीं। उसमें निशान है ना सर, वो भी चीज़ देखी जाती है। अच्छा अच्छा, इसको उतार दो, इसको ये लीजिए। अब ये थ्रेडिंग का काम होगा। ये थ्रेडिंग होगी इससे। मैनुअल थ्रेडिंग में और मशीन थ्रेडिंग में क्या है, इसमें हमें स्ट्रेंथ का पता होता है कि हमें कितना कसना है। मशीन में एक ही रहती है, तो मशीन को ज़्यादा मतलब डिमांड तो लोग मैनुअल की करते मैनुअल की करते हैं। हैं। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं बैट लेते होंगे वो मैनुअल वाले लेते होंगे। जी 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 जी, वो मैनुअल ही होता है। मैनुअल में आदमी पता रहता है, कारीगर को भी, हमारे जो कारीगर हैं उनको भी पता होता है कि कितनी उसको वो चाहिए। अच्छा, पहले फेविकोल लगा, अभी ये चढ़ा शीट चढ़ा रहे हैं। ये कपड़ा लग रहा है। कपड़ा इसलिए लग रहा है कि कभी हैंडल में गलती से मतलब ग्रिप उतर जाती है, तो लोग पानी डाल देते हैं, तो पानी से वो खुल ना जाए, तो ये अंदर से इसको लॉक कर देता है। अब इसके ऊपर फेविकोल आएगा, फिर जाके थ्रेडिंग होगी इसकी। लोग बाग उस चीज़ के लिए कील मारते हैं, लेकिन हम कील नहीं लगाते इसमें। हमारे उसमें वुड नेल लगेंगे, जो लकड़ की है वो वुड नेल लगती है, वही काम करते हैं, लेकिन हम कील नहीं लगाते लोहे की। ICC के रूलों में है कि बैट में किसी तरह का भी कोई मतलब वो नहीं चाहिए, लोहे का मतलब कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो वो चीज़ फॉलो करते हैं। आईसीसी के मानक जो आपने बताया सब फॉलो होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। उसके लिए जो आईसीसी के जो मानक हैं वो पूरे के पूरे तरह उस तरह से और क्या खास मानक? लंबाई चौड़ाई, उसका वजन का कोई मानक नहीं है, वजन के सबके अलग अलग होते हैं। लंबाई चौड़ाई का हम उसको एक्स्ट्रा नहीं। तो जो भारी बल्ला होता है हल्का बल्ला, उसमें क्या फ़र्क है? मतलब भारी बल्ले से ज़्यादा अच्छे शॉट जाते हैं, हल्के बल्ले से ज़्यादा अच्छे शॉट जाते हैं, कैसे तय होता है? जो अब से पहले रहे वो भारी बैटों से खेलते थे। भारी बैटों में एक तो जान ज़्यादा होती है, पंच भी ज़्यादा होता है। आजकल लोगों को क्विक जल्दी छक्के मारने होते हैं, तो जल्दी छक्के मारने के लिए उनको हल्का बैट चाहिए। भारी बैट लेंगे तो वो थक जाते हैं, उनके हाथ भी रेस्ट थक जाते हैं। हल्के बैट से थोड़ा सा उनको वो करता रहता है कि वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। और नए लड़के हैं वो तो मुझे लगता है हल्के ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, नए लड़के सारे, लेकिन मतलब उनसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान की जो लड़कियाँ बेटी हैं वो उनसे ज़्यादा हैवी बैटों से खेल रही हैं। अच्छा, अभी हमने देखा है, आईपीएल में भी देखा है, जो अभी वुमेन हुआ था उसमें लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा भारी बैटों से यूज़ किया। अच्छा, मेरठ के बल्ले जाते होंगे आईपीएल में? जी हाँ, बिल्कुल जाते हैं। ये थ्रेडिंग हो गई है। थ्रेडिंग के बाद प्रोसेस क्या होता है? तो ये बल्ला ऊपर से पूरा फिनिश होके आ गया है, हाँ जी। थ्रेडिंग होके, फिनिश होके होके, आ गया। रबिंग होके सब जी हाँ, ये जी हाँ। तैयार बल्ला है। इसका वेट वगैरह कितना है? अब इसका वेट है 1144 ग्राम का लिख रहा बैट। है। हाँ, 1144 ग्राम का बैट बना उस समय। अब इसका वजन है 1100 ग्राम। अच्छा, इसका वजन 1100 ग्राम है। अभी ग्रिप लगेगा, स्टिकर लगेगा तो 1160 में कंप्लीट हो जाएगा बैट। अच्छा। जो आइडल जो वेट चल रहे हैं आजकल वो 1160, 70, 80 ग्राम का बैट ले लेते हैं। अच्छा, बाकी किसी को यदि रिक्वायर्ड है कि मतलब हैवी के लिए, सलाइड के लिए, वो भी बैट मतलब मेकिंग हो जाती है। ग्रिप कहाँ से आती है? लोकल रहती है। जी जी। मेरठ का सामान ही लगता है ज़्यादातर चीज़, बस लकड़ी बाहर से आती है। हाँ जी, मेरठ का ही सारा सामान लगता है। मेरठ का जो एक टेस्ट है खेलने का, मेरठ ने वर्ल्ड कप दिलाए हैं मेरठ के बैटों ने। अच्छा, जी हाँ, मेरठ का योगदान रहा है। दो जगह और भी हैं कि बनते हैं, लेकिन अभी आईपीएल भी है, वर्ल्ड कप भी है। आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी बैट हैं वो सारे मेरठ के ही, मैक्सिमम मेरठ के बैट अच्छा। यूज़ हो रहे हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी क्रिकेट की यहाँ पे बैट की? ये स्टिकर लग रहा है, अभी फाइनल काम हो रहा है स्टिकर लगाने का। जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद बल्ला तैयार है, तैयार हो जाएगा, अब इसमें कोई फिर चेंज नहीं होगा उसके कोई बाद? चीज़ नहीं होगा। अब ये क्वालिटी के लिए मतलब आगे जाएगा हमारा जो पैकिंग डिपार्टमेंट है, ये वहाँ पे जाएगा जिस पार्टी के लिए। उसके बाद खाली इसके ऊपर पैकिंग हो जाती होगी जी जी। और बल्ला फिर डिलीवर करना है। तो ये बैट पूरी तरीके से तैयार है, स्टिकर लग गए हैं। स्टिकरों में अब कुछ तय होता है क्या कि इतने स्टिकर लगेंगे साइड में, या बस वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए लग जाते हैं? डिज़ाइन लगते हैं, सबके अलग अलग डिज़ाइन हैं। कोई किसी बैट में ज़्यादा स्टिकर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन एक जो क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी में यही स्टिकर आएंगे तो ये क्वालिटी पास जो लगाया है जी हाँ, ये क्वालिटी पास है, इसको पूरा का पूरा कर लिया है। तो इस तरह से तो पूरा बल्ला बनता है, आपने देख लिया। क्योंकि मेरठ में है और एक इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री के मालिक भी कोई ना कोई होंगे ना। तो हमारे साथ समरेश अग्रवाल जी हैं और इनको मेरे साथ आपने पहले भी देखा होगा। 5 साल पहले की बात है, हमने पूरा बल्ला बनने का प्रोसेस देखा था, एक बार फिर हमने देखा है। 5 साल हो गए और आपकी इंडस्ट्री तो लगातार ग्रो ही कर रही है, क्रिकेट तो लगातार ग्रो ही कर रहा है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है मेरठ में? बिल्कुल कर रही है। कर रही है। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि आपने पिछली बार कई इश्यूज उठाए थे, जैसे एक इशू आपने मुझे बताया था कि कश्मीर से लकड़ी नहीं आ पाती, जो भी है या तो बाहर से इंपोर्ट होती है इंग्लिश विलो वगैरह के लिए, या तो फिर लोकल यहाँ इस्तेमाल होती है। कश्मीरी विलो वही बड़ा पॉपुलर है, तो मेरठ में क्यों नहीं आ पाता? अभी अब आ पा रहा है कि नहीं? तब बोला ये था आपने। यथास्थिति बनी हुई है। अच्छा। जो हाल पहले थे, जो मोदी जी की सरकार आने से पहले थे, जो दुखड़ा रोते हुए सरकार रोती थी, पॉलिटिकल ग्राउंड्स की वजह से नहीं आ पा रहा, वही दुखड़ा अब है। 370 हट गई है, लेकिन कश्मीर से बल्ला की लकड़ी आज भी वो कहते हैं हम हिंदुस्तान लकड़ी नहीं भेजेंगे, और सरकार ने, भारत सरकार ने उसके आगे घुटने टेक रखे हैं। आपने कभी की शिकायत नहीं किसी से जाके की? क्योंकि आप तो आईआईए से भी जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है पूरा, आप उसके चेयरमैन भी रहे हैं। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मेरठ का चेयरमैन जून 2023 तक था। इसके बाद आज की स्थिति है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्ट अंडर में आती है। हम पीयूष गोयल जी से भी इस संदर्भ में मिले थे। हमने उनसे कहा था
कि इसके अंदर लकड़ी की समस्या आती है, कश्मीर से यहाँ उनका छूटते ही कहना था कि आप यहाँ से छोड़ के कश्मीर लगा लो। देखिए वो सरकारी मिनिस्टर है, उनके आगे भी पीछे भी पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाती है। हमारे लिए क्या ये संभव कर पाएगी सरकार? ये प्रैक्टिकली छोटे छोटे से हमारे काम हैं जिसके अंदर हम लेग गार्ड, ग्लव्स वगैरह सारे बनाते हैं, अपनी पूंजी, छोटी सी पूंजी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये संभव नहीं है कि हम मेरठ में भी एक यूनिट लगा लें, एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट की वहाँ पे लगा कह रहे थे कि आप फैक्ट्री अगर वहाँ लगा ले तो काम हो जाएगा, यहाँ लाना मुश्किल है अभी भी। यहाँ असल में जब 370 हटी थी सन का, मेरे को इस टाइम ध्यान नहीं है, उस टाइम इसको रेगुलराइज करने के लिए कई धाराएं उन्होंने हटाई थी, कुछ चालू रखी थी। इसके अंदर मूवमेंट ऑफ विलो का जो है उन्होंने चालू रखा। अगर उस एक्ट के अंदर तब्दीली कर दें कि उसको वहाँ से अबॉलिश कर दें तो लकड़ी आराम से आ सकती है यहाँ पे। अच्छा, क्या ऐसा तो कश्मीर में लोगों के अंदर क्या उनका कहना है, हमें लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे 1500 यूनिट संगम क्षेत्र में, खाली संगम क्षेत्र में लगी हुई हैं। और आज की तारीख में जो बल्ला एक्सपोर्ट के अंदर कश्मीर वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बल्ला चला जाता है, जो लकड़ी जो सियालकोट में बल्ला बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वहाँ पे लकड़ी आती है, जितनी एक्सपोर्ट उनकी वहाँ से है उसके नज़दीक हिंदुस्तान के अंदर अगर घटिया चाहिए होता है तो वो हिंदुस्तान से लेता है, सस्ता लेना होता है तो हिंदुस्तान से लेता है। क्योंकि हमारे पास मार है, जो भी टेढ़ा मेढ़ा बल्ला हमें कश्मीर से बना हुआ मिलता है उसके ऊपर हमें सर्वाइव करना पड़ता है। जी, ठीक बात है। आगे उम्मीद है कि ऐसा होगा, कुछ बदलाव आएगा? देखो, इसके लिए कुछ जो मेरा अंदाज़ा है, केवल और केवल या तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं या अमित शाह जी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ, मैं जो बोलना नहीं चाह रहा, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी लगी हुई है जो वहाँ पे बल्ला बन रहा है उसके कारण। अच्छा, अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर कितना स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री, कितने इंडस्ट्री होंगे यहाँ पर, कितने बल्ले बन जाते होंगे और क्या क्या आइटम बन जाते हैं मेरठ में? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, 30 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा यूनिट है, बल्कि इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 लाख से ज़्यादा परिवार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे निर्भर करते हैं। जिसके अंदर से खाली अगर क्रिकेट की बात करें या बल्ले की बात करें, बल्ले की कम से कम 800-900 यूनिट तो है ही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैली हुई है। अच्छा, 8 मतलब मज़े के लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्शंस हैं ना, चुनाव भी चल रहा है, तो उसमें भी आप लोगों का योगदान रहता होगा। कुछ डिमांड भी है सरकार से, अब इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर? देखिए, डिमांड तो इलेक्शन के दौर में करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चुनावी माहौल के अंदर आपको मालूम ही है कि जितना भी चुनावी वायदे होते हैं उसको मैं कम से कम उसको मैं विश्वास नहीं करता उसके अंदर। ये ठीक भी बात आपने बोली कि चुनाव के समय कोई वादा लेना या कोई प्रॉमिस होल्ड करना वो ठीक बात नहीं है। वो मगर जैसे कि हम एक चीज़ खास तौर पर मैंने देखा है, सड़क इंडस्ट्री की एरिया की, मैं 5 साल पहले आया था, वो तब भी वैसी थी। मैं 3 साल पहले विधानसभा चुनाव के दरमियान कवरेज के लिए आया था, तब भी सड़कें वैसी थी इंडस्ट्रियल एरिया की। और अब भी आज मैं देख रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा अभी कैमरे पे, वैसे ही है। सड़क क्यों नहीं बन पा रही? आप लोग तो भाई इतना रेवेन्यू जनरेट करके मुझे लगता देते होंगे, ना सिर्फ मेरठ को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को, देश में भी योगदान है आपका। सड़क नहीं बन पा रही है, 5 साल हो गए। देखिए, ये मेरठ की इंडस्ट्री का, मैं खाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर हमारे योगी जी भी कहते हैं इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या तो आंकड़ेबाजी चल रही है और वास्तव में आ रहा है। तो जो दुर्दशा इंडस्ट्रियल एरिया की है, इतनी मेरठ के अलावा और कहीं की हो तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ की बेइंतहा दुर्दशा है। सन 2019 के अंदर तत्कालीन डीएम जब थे अनिल ढींगरा जी, उनके आगे मैंने सब जने दुखड़ा रो रहे थे सड़कों का। मैंने उनसे यही कहा था, सड़कें तो बाद में बनती रहेंगी, लेकिन इसकी जब तक पानी निकासी का इलाज नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आप सड़क पे दिखा दीजिए, कुछ गिट्टी तो बिछी है इस बार दिख रहा है, पहले तो बहुत गड्ढे हुआ करते थे। तो क्या कुछ बन रहा है क्या अभी? इसके अंदर ये श्रेय मैं देना चाहूँगा यहाँ के जो डीएम हैं दीपक मीना जी, उनको IIA भवन से हम यहाँ तक लेके आए थे। उन्होंने दुर्दशा देखी थी, पर्सनली देखी थी, और उसके उपरांत फिर पहले तो उनका इरादा था 1 फुट सड़क ऊंची उठाने का। फिर मैंने विरोध किया कि ये फैक्ट्रियाँ जो है
सड़क के लिए नहीं है, सड़क फैक्ट्रियों के लिए है। 40 साल पहले इसका विकास हुआ था इस क्षेत्र का, और तब से हर बारी जो है ये सड़क ऊंची उठती चली जा रही है। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने माना कि इसको स्क्रैप करके सीसी रोड बनाएंगे। इसके लिए बेसिक इन्होंने तैयार करके करीब 1.5 महीने पहले इन्होंने बजरी डाल के। पर जो जल भराव वाली समस्या है वो यहाँ दिखता लगातार रहती है हर बार बारिश में, वो तो सड़क तो फिर उछड़ जाएगी। ये सड़क जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक सड़क उखड़ती तो रहेगी। ये बात डीएम साहब को बताई नहीं, यहाँ सरकार मंत्री विधायक बिल्कुल बताई थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे डीएम साहब थे अनिल ढींगरा जी, उसके बाद कमिश्नर साहब आए थे सुरेंद्र सिंह जी भी, उनके आगे भी कहा था सड़कें बनाते रहो टूटती रहेंगी, सड़कें बनाते रहो टूटती रहेंगी। जब तक इसकी पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। जिसके लिए प्रस्ताव दिया था सड़क के एक तरफ ठाकुर अमरपाल सिंह जी जब एमपी थे सन 2000 के आसपास, सन 1998 के अंदर, तब एक नाला केंद्र सरकार के सहयोग से बना था। हमने कहा था इसके अलावा दूसरी तरफ जो एक नाला और बना दो, क्योंकि 20 साल के अंदर इस नाले की कैपेसिटी मात्र 10% की रह गई है। अच्छा। जो सब मानने के दूसरा नाला नहीं बन पाया। सब मानने थे, मिनिस्टर आते थे, मिनिस्टर हाँ में हाँ मिला के चले जाते थे। यहाँ के सांसद जी ने कई बारी हाँ में हाँ मिला दी, यहाँ के जितने विधायक हैं सब ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन हाँ के अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। अभी मीणा जी ने इसके लिए नगर निगम के ऊपर प्रेशराइज करके इसका एस्टीमेट बना के भेजा, लेकिन जो मात्र 3.5 किलोमीटर का 5 करोड़ का एस्टीमेट की जगह उन्होंने 27 करोड़ का एस्टीमेट बना के भेज दिया, जिसके कारण उसमें सड़कें भी शामिल कर दी, सब चीज़ कर दी। सड़कें तो बना रहे हैं, जो मूलभूत मेन चीज़ है नाले की, उसको उन्होंने किनारे पे रख रखा है। बताइए, नाला नहीं बनेगा तो सड़क बार बार उखड़ेगी। फ़ायदा इसमें किसी न किसी को ज़रूर होगा कि सड़क बार बार बनेगी। देखिए ये सामने पार्क हमने बहुत अच्छा डेवलप कर रखा था, जो फिलहाल गर्मी की वजह से जो है ये सूख चुका है, नहीं तो यहाँ पे तालाब, गंदे पानी का तालाब बना हुआ था ये। जी, अब जैसे चुनाव है तो मैं देख रहा हूँ प्रत्याशी भी हैं, तीनों नए हैं मेरठ में इस बार, तो उसको लेकर इंडस्ट्री वाले क्या सोच रहे हैं? चुनाव कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव में क्या माहौल है? क्या कोई प्रत्याशी, अरुण गोविल हैं, बड़े मशहूर रामायण वाले एक्टर हैं, राम का रोल किया था, उनको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए संदेश तो बहुत आए, लेकिन मेरा अपना निजी ये कहना है कि हम इंडस्ट्री वालों से मिलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। जो मास वोटर है, जो हमारे श्रमिक हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, हमारे घर पे बैठ के नाश्ता पानी करके तालियां बजवा के चले जाओ, मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करता। बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली, मगर मान लीजिए जो भी सांसद बनता है उससे क्या अपेक्षा रहेंगी? सबसे पहले तो जो अगर गोविल जी जीतते हैं उनसे तो हमारे को अपेक्षा यही है कि एक निवास मेरठ में ज़रूर ले लें। कम से कम अपना राजेंद्र जी के आगे हम अपना दुखड़ा रोने के लिए तो चले जाते थे, और वो हमारा काम भी कराते थे। मंत्रियों से मुलाकात कराना, कई तरीके के प्रस्ताव उन्होंने हमारे आगे रखे, लेकिन अब इनके बारे में सोचना पड़ रहा है कि अगर यदि ये जीत गए, जो हमें उम्मीद है जीतेंगे, अगर ये जीत गए तो इनसे मिलने के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। आपकी जो डिमांड है उसमें मुझे एक संशय भी नज़र आ रहा है, और ये जो एक मुद्दा बन रहा है बाहरी वाला, वो भी नज़र आ रहा है, और आपके मन में भय भी है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ पर, कहीं बम्बई तो नहीं जाना पड़ेगा, तो घर ले लें आपने इसलिए कहा। चीज़ ये है, वन शुड बी प्रैक्टिकल। मेरे को जो बातें सुनने नज़र आई, मेरे को प्रैक्टिकल बंदे नज़र नहीं आए। बाहर का ही लेके आना था, कुमार विश्वास को लेके आते, वो प्रैक्टिकल ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ के राजेंद्र जी को हटाना था, अगर ऐसी एलर्जी थी, काम करवाया, फिर भी मेरठ के किसी और बंदे को भी लेके आ सकते थे। क्या यहाँ का जो भाजपा का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि यहाँ पे कर ही नहीं सकते? तो देख रहे हैं आप, ये मेरठ है, ये मेरठ की फैक्ट्री है और ये ओनर हैं। सबके मुद्दे आपने सुने, समझे, कुछ और जोड़ना चाहते हैं? मुद्दे के अलावा मैं खाली फैक्ट्री ओनर नहीं हूँ, मैं भाजपा से बचपन से जनसंघ कालीन से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। अटल जी के साथ जब मैं मात्र 6 साल का था, उनके साथ गोदी में बैठ के, वो घर पे रुके हुए थे, उनके साथ फ़ोटो मेरी खिंची हुई है। और इसके अलावा जब वो 13 दिन के प्रधानमंत्री बन के हटे थे, मेरठ आए थे, तो सर्किट हाउस का चार्ज मेरे पास था। सन 1997 तक मैं भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। किसी निजी कारण से मेरे को हटना पड़ा अपने कामकाजी की वजह से, लेकिन अब आजकल जो भी बाहर के बंदे आ जाते हैं, जी हजूरी करते हैं या कमाई का साधन बन जाते हैं, अब उनकी वाहवाही होती है। मगर कहीं ना कहीं आपके मन में पीड़ा है कि प्रत्याशी लोकल होता ठीक रहता है। पीड़ा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। वोट अभी भी जहाँ जानी है तवे पे भी बैठा दो, कहीं कुछ भी कहते रहें, वोट वहीं पे जाएगी। लेकिन
हम जैसे कितने मिलेंगे, परेशानी ये है। बिल्कुल, तो ये आपने सुने, ये मेरठ और मेरठ के मुद्दे थे, इंडस्ट्री वालों के मुद्दे थे, और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं वो आपने सुना समझा। ये पूरा प्रोसेस बैठ बनाने का, ये जो मुद्दे उठाए गए मेरठ को लेकर, इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।